हाँ तो हेलो वेरिएंट स्टूडेंट्स एंड वेरिएंट पीपल। आज का लेक्चर आपका क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट से चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 19 है आपका पार्ट 3। तो लेक्चर नंबर 19 के पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे आपको गॉस लॉ पे। तो गॉस लॉ, इस गॉस लॉ के बिफोर हमने आपको लेक्चर नंबर 18 में लेक्चर नंबर 18 पार्ट 2 में हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बिफोर लेक्चर नंबर 17 पार्ट 1 में आपको हमने बताया था एरिया वेक्टर। तो इस पार्ट को आप जरूर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये पार्ट देखे रहेंगे, ये वीडियो ये लेक्चर देखे रहेंगे, तभी ये पार्ट अगला समझ में हम आपको आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे? पाई ई से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी एमएकेएस यूनिट क्या होती है, सारी बात हमने किया था। इसका डायमेंशन क्या होता है सब बता दिया था। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, ये मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, 2D है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूं जा रही है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा यूं, और यहां पर स्मॉल एरिया का डायरेक्शन ये है, डीए वेक्टर। इनके बिटवीन का एंगल क्या है? थीटा। और टोटल एरिया क्या है? ए है। तो ये जो भी आपको ये एंगल लेना था, हमें बताया था कि यह एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी के बिटवीन का एंगल लेना है। तो हमने क्या एग्जांपल समझाया था वर्क डन वाला, इसको, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पांसिबल इंटेंसिटी कौन है? तो ई cos थीटा है। तो हमने फॉर्मूला लिखा डी फाई इज इक्वल टू ई cos थीटा इंटू डी ए, ई cos थीटा इंटू डी ए। इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए cos थीटा, बट इन वेक्टर फॉर्म ये वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं? डी ए वेक्टर। ये आपको स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण स्मॉल फ्लक्स मिला, ठीक है, क्या मिला? स्मॉल फ्लक्स मिला, नोट करें, यानी स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, इसका बात हो चुका है लेक्चर नंबर 18 में पार्ट 2 में। तो गॉस लॉ क्या कहा? गॉस लॉ ने कहा, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया, कहा कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ब्रैकेट पर लिखा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब फ्लक्स आपका क्या था? मैंने बात किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, वो उसी बात को इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने देखा था कि पाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। लेकिन गॉस ने कहा कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, और वह सरफेस कैसा होना चाहिए? 3D होना चाहिए, इन अ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लूज्ड times the total charge small q included by the surface। देखिए आपको, according to Gauss theorem the total electric flux through any closed surface 3D, closed surface का मतलब 3D surface in a free space is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge small q included by the surface। यानी according to definition of Gauss law, that is electric flux, total electric flux is equal to 1 upon epsilon naught into total charge and net charge inside the sphere included by the surface। ये मतलब इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहा है, will be equal to electric flux, यानी लाइन इंटीग्रल टोटल सरफेस यस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये इन्होंने बात बताया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट is equal to line integral total Gaussian surface yes E vector dot d vector।
ये आपको गॉस थ्योरम के डिफिनेशन यानी गॉस लॉ के डिफिनेशन से ये हमारा मैथमेटिकली फार्मूला मिला। लेकिन यहाँ पर जो क्यू है यह इंक्लूड बाय द सरफेस है, सरफेस स्फीयर के अंदर है, चाहे क्यूब के अंदर है, कोण के अंदर है। कैसे आप समझेंगे? जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, एक बल्ब को एक डब्बे में इंटर करके और डब्बे को बंद करके लाइट जलाया जाए तो बल्ब से लाइट डब्बे के बाहर नहीं आएगा। उस तरह सरफेस को हम लोग बोलते हैं क्लोज सरफेस। क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस। अब ध्यान दें, यहाँ पर स्मॉल क्यू, वेयर स्मॉल क्यू इज द टोटल चार्ज इनक्लूड बाय द सरफेस ए। वेयर स्मॉल क्यू total charge included by the surface A या inside the sphere A। अब ये तो रहा गॉस लॉ। अब इस गॉस लॉ को हम लोग प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। क्या इनको प्रूव किया जा सके तो अगला आप हेड डालेंगे टू प्रूव द गॉस थ्योरम। टू प्रूव गॉस थ्योरम यानी फार्म। अब देखिए यहां पर गॉस थ्योरम कैसे प्रूव किया जाए तो हम लेते हैं एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस। फार्म स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस। ध्यान देना है सिमेट्रिकली टर्म है यहां पर, ठीक है। तो हमने कहा कि कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू placed at a point O। Let a surface, एक हमने सरफेस माना जिसका एरिया क्या है? A है। Let a surface A, एक सरफेस मान लिया। Be a sphere of radius small r, of radius स्मॉल आर। इस स्फीयर की रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, जो प्लस क्यू चार्ज के अराउंड है, अराउंड द चार्ज प्लस क्यू। दिस स्फीयर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। यानी जिस सरफेस पर चार्ज नहीं हो उसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ध्यान से समझें। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं? इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हर एक पॉइंट पर सेम डिस्टेंस पर सेम, जो यहाँ इंटेंसिटी होगी वही इंटेंसिटी यहाँ होगी, वही इंटेंसिटी यहाँ होगी, उतना ही डिस्टेंस पर देखेंगे इंटेंसिटी यहाँ होगी, उतना ही डिस्टेंस पर देखेंगे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। यानी हर जगह इंटेंसिटी सेम है। दिस इमेजिनरी लाइंस आर सिमेट्रिकली लाइन। दिस स्फेरिकली lines are symmetrical closed surface are called Gaussian surface। अब ध्यान दें, यहां पर एक हमने स्मॉल एरिया ले लिया, क्या है? dA मान लिया, स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्फीयर dA। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस चार्ज के कारण टू अवे होती है, इंटेंसिटी टू अवे जा रही है। चलिए ये इंटेंसिटी टू अवे हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अवे द स्फीयर या टू अवे द प्लस क्यू चार्ज या टू अवे द पॉइंट O। अब एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमने क्या ले लिया? dA वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या लिया? dA वेक्टर। और ध्यान समझिए, dA वेक्टर इज इक्वल टू n कैप इनटू dA होता है। और dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच एंगल क्या मिल रहा है? 0 डिग्री। हर पॉइंट पर अगर इस चार्ज का इस पॉइंट पर देखेंगे तो भी आपका इंटेंसिटी इधर जाएगी और स्मॉल
एलिमेंट की एरिया वेक्टर भी along the intensity, यानी यहां पर भी एंगल क्या होगा, दोनों के बिटवीन 0 डिग्री। यहां पर भी एंगल क्या होगा, दोनों के बिटवीन आपका 0 डिग्री होगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। डी ए वेक्टर एंड इंटेंसिटी दोनों के बिटवीन एंगल आपका 0 डिग्री मिलेगा। तो इस तरह हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन माना। These imaginary lines are symmetrically line are called Gaussian surface. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point of the Gaussian surface due to a plus q charge। तो फॉर्मूला मिल जाएगा E is equal to 1/4 pi epsilon naught into q upon r का स्क्वायर। और यह किसके एलांग जा रहा है, एलांग n का इंटेंसिटी। तो यहां पर हम लिख दिया n कैप। आई होप इतनी बात समझ में आई। तो आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ स्मॉल एरिया का स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू, लिखेंगे हम लोग ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई के वैल्यू को पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपन आर स्क्वायर इनटू क्या मिलेगा, n का। और डी ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, n का नहीं r का, सॉरी ये r का होगा। तो ये हो गया r का। अब डी ए वेक्टर की वैल्यू हम रखेंगे n कैप इंटू डी, n कैप इंटू डी। अब r कैप एंड n कैप along the same डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में आपके जा रहे हैं। और आप पढ़े कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, या आप पढ़े हैं कि i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 इंटू मॉड ऑफ 1 इंटू cos 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी क्या हो जाएगा 1। तो हम इसकी जगह पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाना है, ये r कैप और n कैप। तो d फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला मिल जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r का स्क्वायर। और इसके जगह पर क्या हो गया, तो 1 हो गया, इनटू क्या मिल जाएगा, dA मिल जाएगा। तो इस तरह इस प्लस की ऊंचाई का गॉसियन सरफेस के एनी पॉइंट पर आपको किसी भी पॉइंट पर, यहां देखेंगे इंटेंसिटी यही मिलेगा, यहां देखेंगे इंटेंसिटी यही मिलेगा, हर जगह क्या मिलेगा, इंटेंसिटी यही मिलेगा। तो हमको टोटल गॉसियन सरफेस इस प्लस की ऊंचाई के कारण इंक्लूड बाय द गॉसियन सरफेस प्लस की ऊंचाई के कारण एक्टिव फ्लक्स चाहिए। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखेंगे टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस यस इनटू क्या लिख देंगे, डी फाई, क्या लिख देंगे, डी फाई। अब यहां पर लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस यस और डी फाई की वैल्यू क्या है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया, इसको उठाकर यहां रखते हैं। यानी लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस यस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r का स्क्वायर इनटू क्या लिख लेंगे हम लोग, dA ले लेंगे। ये चीज हर लाइन पर, हर एक गॉसियन सरफेस पे ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, बाहर करना है। ये बाहर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r का स्क्वायर। अब मेरा लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस यस इनटू dA। ये टोटल फ्लक्स मिला फॉर अ क्लोज्ड सरफेस या फॉर अ 3D सरफेस और गॉसियन सरफेस के लिए हमको क्या मिला, टोटल फ्लक्स मिला। अब टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है, ए है, या इस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई r
स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल टोटल गासेस सरफेस dA इक्वल टू 4 पाई r के स्क्वायर। इंटीग्रेशन वहां करते हैं जहां छोटे से बड़ा करना हो। तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल मिला, टोटल फ्लक्स चाहिए। कैन वी इंटीग्रेट, आप इंटीग्रेट करेंगे यानी सिंस लाइन इंटीग्रल टोटल गासेस सरफेस S इनटू dA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लल्ला, सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर। तो इसकी जगह पर आप वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको फॉर्मूला मिला q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफिनेशन आपका क्या कर रहा था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस कैसा होना चाहिए, 3D होना चाहिए। इन अ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज स्मॉल q इनक्लूड बाय द सरफेस। बात प्रूफ हो गया। देखिए ये मिला, ये हमने कैसे ऑब्टेन किया। तो लाइट या टोटल गासियन सरफेस यस ई वेक्टर डॉट क्या लगाया, dA वेक्टर लगा दिया। तो मेन फार्मूला आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही है, मेन फार्मूला जो गासला ने बताया था, बारे हमारे घोंसला। ठीक है, दूसरी बात और समझें, डिफिनेशन तो आप अच्छी से याद कर लें। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं डिफिनेशन। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे रिप्रेजेंट करेंगे phi t से, यानी phi थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge या net charge small q या capital Q inside by the sphere inside the closed surface। जो चार्ज होना है वो आपका क्लोज होना चाहिए, गासियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, तब तो फ्लक्स मिलेगा। गासियन सरफेस के बाहर होगा तो फ्लक्स क्या होगा, अभी बात करते हैं, थोड़ा इंतजार तो करिए। पर इतना पॉइंट जल्दी से आप नोट कर लें, शॉर्ट स्क्रीन या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं इसमें कुछ और अलग से। बोर्ड की बात क्या है, आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या करता है, हर एक लाइन सीक्वेंस से बताऊंगा। जब तक आप एक फिजिक्स आप एक सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ, इसको दूसरे कंसेप्ट में प्रूव किया जा सकता है, लेकिन एक ही सीखें आप फिलहाल। ठीक है, आइए चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिए क्या बताना चाहता हूं। फार्मूला आप वहां देखिए, उस फार्मूले में आपको कहीं डिस्टेंस नहीं आया है, रेडियस नहीं आया है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इतनी बात करता हूं, ये डी फाई की, तो डी फाई यहां पर डी फाई रख दिया, इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन 2r का स्क्वायर इनटू लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस S इनटू क्या है dA। तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल फ्लक्स। क्या हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया। अब ध्यान से समझिए, मतलब ये कहने का मतलब पहले रेडियस यहाँ है, अब हम रेडियस क्या ले लें, इतना ले लें, यानी रेडियस अब हमने 2r ले लिया। कितना ले लिया, 2r। तो इस प्रश्न का हर गासियन सरफेस पर इंटेंसिटी ये मिलेगा। हर गासियन सरफेस का जब पूरा क्या ले लेंगे, एरिया ले लेंगे, तो 4 पाई 2r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां वो लोग पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन 2r का स्क्वायर इनटू 4 पाई इनटू 2r का होल स्क्वायर, 2r का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो गया, यानी q अपॉन क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट।
ध्यान दीजिए, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी साइज ऑफ 3D सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है। चाहे स्फीयर छोटा हो, चाहे स्फीयर बड़ा हो, छोटे, यानी क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूं जा रही है चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी स्फीयर के रेडियस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, डिपेंड कर रहा है इंक्लूड द चार्ज सरफेस, इंक्लूड द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लक्स पाने के लिए, टोटल फ्लक्स यानी क्लोज सरफेस के लिए चार्ज आपका क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, चार्ज आपका क्लोज सरफेस क्या होना चाहिए, अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि साइज ऑफ क्लोज सरफेस, नोट करें, साइज ऑफ क्लोज सरफेस इज नॉट affect net flux या total flux, total flux या नेट फ्लक्स आपकी किसी भी 3D सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, इज नॉट अफेक्टेड टू द टोटल फ्लक्स। आई होप इतनी बात समझ में आता, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दें, ये नोट करें जल्दी से, आप जल्दी नोट करें तो मैं बताता हूं। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही मिला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू नॉट अफेक्टेड एनी शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस या 3D सरफेस। अब आप कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट ध्यान दें, मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, शेप है, यानी शेप है, चार्ज को हमने रख दिया इधर आउटसाइड द स्फीयर, यहां पर आपका चार्ज है। तो ये चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जाएगी, यहां पर यूं जाएगी, ये जाएगी। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडली आउटवर्ड होगी, लेकिन हमको समझना केवल स्फीयर पर। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट 2 ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट 1 लेते हैं। यहाँ पर एरिया हो गया, ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया यहाँ ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है टू अवे, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, टू अवे इधर होगा। यहाँ पर फ्लक्स φ2 निकालने के लिए थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों आपका सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा आपका, 0 डिग्री। तो यहां पर हम फ्लक्स देखते हैं, φ2 देखते हैं, d φ2 ले ले, d φ2, ठीक है। तो चलिए हम इंटीग्रेशन बाद में देखा जाए, तो इंटीग्रेशन किया जाए तो आ जा रहा है, φ2 देखा जाए, ध्यान से समझे। तो φ2 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे E cos 0 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पर एरिया ए मान लिया, टोटल एरिया है, तो यहाँ पर मेरा हम लोगों का E इंटू ए, या आप ऐसे समझें d φ2 ले लेते हैं, तो यहां पर क्या मिला, E इंटू डी ए कास आपका क्या मिला, 0 डिग्री का 0 इक्वल टू 1 होता है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल स्क्वायर का मिलेगा। यहां पर हो गया E डी ए के जगह पर पूरा एरिया हम लेते हैं ए, मिला कि नहीं। अब यहां पर देखें इस स्मॉल एरिया के कारण
एरिया वेक्टर इधर हो रहा है, एरिया वेक्टर, अब इंटेंसिटी किधर जा रही है, इधर। तो आप देखें φ1 यानी इस सरफेस पर, तो दोनों के बिटवीन एंगल मिल गया 180 डिग्री। cos 180 इक्वल टू -1 होता है, ए इंटू -1 क्या जाएगा, -EA। तो टोटल फ्लक्स आप फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी याद कर ले कि जब भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इंक्लूड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द 3D सरफेस, तो भी आपका गॉसियन सरफेस लागू होगा। आउटसाइड द चार्ज कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, नेट फ्लक्स क्या हो जा रहा है, 0। यहां पर भी देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर आएगी, इंटेंसिटी इधर जा रही है, यहां पर एरिया वेक्टर इधर होगा और इंटेंसिटी इधर होगा, तो इक्वल बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन, कैंसिल टू ईच अदर, आई क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान समझे, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, जैसे अभी हमने प्रूव किया था। चार्ज कैसा हो इनसाइड था, क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस चार्ज ले लें आप, इज टेकन एज अ पॉजिटिव, चार्ज को हमने पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड द क्या होगा, क्लोजर सरफेस, यानी फाई टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू लाइन डिग्राम टोटल गॉसियन सरफेस ES E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, यहां पर साइन प्लस है, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के आउटवर्ड होगा। अगर यहीं पर क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा आपका, ध्यान से समझें। तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके लिए पॉइंट थर्ड लिखेंगे, नोट करें क्या, आउटवर्ड की जगह पर इनवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड की जगह पर क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। जब गॉसियन सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज होता, यानी दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is taken as negative charge, is taken as negative charge. Total flux minus Q upon epsilon naught, line integral total Gaussian surface S E vector dot DA vector। तीन बातें हमने यहां पर बताया कि गॉसियन सरफेस कि आउटसाइड यानी स्फीयर के आउटसाइड अगर चार्ज हो तो आपको वहां पर कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। जितना फ्लक्स लिव किया, इंटर किया, उतना फ्लक्स लिव कर गया, या जितना इंटर किया उतना ही बाहर फ्लक्स क्या हो गया, निकल गया। स्फीयर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहां पर क्या जा रहा है, फ्लक्स 0 आ जा रहा है। पहले दूसरी बात कि अगर गॉसियन सरफेस कि इनसाइड चार्ज पॉजिटिव है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड होगी। गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज आपका नेगेटिव हो तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड द क्लोज सरफेस होगा। ठीक है, 2 पॉइंट बताया। थर्ड पॉइंट ध्यान से समझे, अगर आपका ये क्यूब है, क्यूब में टोटल फेस 6 होते हैं, 1 2
3, पीछे वाला 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6। तो इस क्यूब की सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन, क्यू अपान एप्सिलॉन। फोर्थ पॉइंट, शेप क्लोज होना चाहिए, ध्यान समझिए। ये सिलिंड्रिकल शेप है, इसके इनसाइड चार्ज है, तो यहां पर फ्लक्स भी क्यू अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, आइए और देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, आपके पास हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, इस हेमीस्फीयर ये पर प्लस क्यू चार्ज, ये पूरा क्या मान लेंगे, स्फीयर मान लेंगे। तो अगर हेमीस्फीयर हो तो इसके लिए फ्लक्स, हेमीस्फीयर हो तो इसके लिए फ्लक्स क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लगाएंगे। और यहां पर फेस पूछता हो, पर फेस, तो फॉर्मूला जाएगा क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 6 पॉइंट, ये हमारा हेमी सिलेंडर, क्या हो, हेमी सिलेंडर, इधर का क्लोज पाथ, तो इसको डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ये हेमीस्फीयर के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज हो, हेमी सिलेंडर, हेमी ये सिलेंडर है, तो फ्लक्स आपका क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला को याद रखें। अब एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, जल्दी से इसे नोट करें। तो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर Ex इक्वल टू अल्फा x का पावर हाफ Ey Ez, यानी y एक्सिस और z एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन विच अल्फा इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर का पावर हाफ। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड सेकंड पूछ रहा है बी में कि चार्ज केप्ट विद इन द क्यूब। ठीक है, तो इसको समझे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में दे रहा है, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस, और ई वाई और ई जेड क्या है, 0 है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो यहां से यह x इज इक्वल टू ए डिस्टेंस पर है, और ये की वैल्यू दे दिया है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो फाइंड करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला, तो लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये फॉर्मूला। और यहां पर हम लोग क्या लिखते थे, लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस एस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी cos थीटा, तो ई डी ए cos थीटा यूज किया हमने। ठीक है, आइए चलते हैं। तो अब अलग अलग सरफेस का हमको निकालना, निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स इन अ क्यूब, हम इस फेस की बात करते हैं, तो इसमें एरिया वेक्टर यू आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा खूब क्वेश्चन कराया हूं लेक्चर नंबर 18 पार्ट 2 में। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेफ्ट साइड, इंटेंसिटी जा रही इधर। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस S1 ई वेक्टर डॉट ds, ई वेक्टर डॉट da वेक्टर, यानी ई da cos 180 डिग्री प्लस सरफेस 2, तो इसको मान ले 2 सरफेस, इसका एरिया वेक्टर यू होगा, इंटेंसिटी भी यू जा रही है, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ई डी ए पूरा एरिया ए ले लेते हैं, चलिए डी ए की जगह ए कास क्या हो गया हमारा 0 डिग्री। अब समझे, लाइन ऑफ क्लोज सरफेस S3,
इस सरफेस को S3 मानेंगे तो इंटेंसिटी आपको यूं जा रही है, एरिया वेक्टर यूं क्या आ जाएगा 0 4, यानी ठीक इसके पीछे अंदर वाला एरिया वेक्टर यूं, इंटेंसिटी यूं, ये भी हो जाएगा 0। अब बचा ये ऊपर वाला सरफेस बचा, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, इंटेंसिटी यूं, ये भी क्या हो गया यस 5, पांचवें सरफेस के लिए 0 हो गया। प्लस छठवें सरफेस नीचे वाला देखिए एरिया वेक्टर यूं, इंटेंसिटी यूं, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो केवल हमको फ्लक्स इधर वाले फेस से मिलना और इधर वाले फेस से, तो हम लिख लेंगे ई ए cos 180 इक्वल हो जाएगी -1 प्लस ई ए का 0 इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। अब ई की वैल्यू क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा इंटू एक्स का पावर हाफ दे दिया है। अब मिला हमको ए, इस फेस का एरिया लेंगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर -1 प्लस ई के जगह पर वैल्यू क्या है अल्फा इंटू एक्स का पावर हाफ, और इस फेस की एरिया लेंगे, इस साइड सेम होता है क्यूब का, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब समझे एक्स इक्वल टू क्या है ए, अल्फा इंटू ए का पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर -1, अल्फा इंटू ए का पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर। अब हम इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे तो ऐड करेंगे, तो यहां पर ध्यान दें थोड़ी देर के लिए, यहां पर एरिया हम लोग एक्स, एरिया तो ए स्क्वायर हो गया सेकंड फेस के लिए, यानी कि एक्स देखिए, ये यहां से यहां तक ए है, तो यहां से यहां तक इस सरफेस के लिए क्या हो गया ए और ए क्या आ जाएगा 2a, यानी यहां पर हम लोग रखेंगे 2a का पावर हाफ, 2a का पावर क्या रखेंगे हाफ रखेंगे। ध्यान समझें, यहां पर देखिए यहां से यहां तक x इक्वल टू ए, और यहां से यहां तक इस फेस के लिए a, यानी 2a हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। अब इसको ऐड कर सकते हैं, तो माइनस अल्फा a का पावर आप ऐड कर देंगे 2 प्लस 1/2, यानी a का पावर 5 बाई क्या मिल गया 2 मिल गया, प्लस अल्फा 2 का पावर हाफ a का पावर हाफ a स्क्वायर, यानी 2 ऐसे देखें अल्फा 2 का पावर हाफ a का पावर 5/2, ये हो जाएगा माइनस अल्फा a का पावर 5/2। यहां से हम लोग अल्फा a का पावर 5/2 कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा हमको √2 - 1 मिल गया। अब a का पावर 5/2 है, a की वैल्यू 0.1 है, इसको और क्या लिख सकते हैं अल्फा √a का पावर 5 ब्रैकेट में √2 - 1। अब अल्फा की वैल्यू 800 दिया हुआ है देखिए, और a की वैल्यू 0.1 का पावर 5 का क्या है रूट है, इंटू √2 की वैल्यू 1.414 - 1, तो यहां पर हो जाएगा 800 इंटू √0.1 का पावर 5। इसको फाइंड करेंगे तो आएगा, सॉल्व करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.414 हो जाएगा। अब इसको आप रूट निकाल लेंगे, रूट को निकाल कर चेक कर लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस की 1.05। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05,
न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर। ये पॉइंट ए मिला हमको, ध्यान दीजिए। अब हमको पूछ रहा है पॉइंट बी में फ्लक्स पूछ रहा है, चार्ज केप्ट विद इन द क्यू, सॉरी चार्ज पूछ रहा है। तो पॉइंट बी में आप ध्यान दें, phi is equal to q inside the q अपॉन एप्सिलॉन। हमको एप्सिलॉन पता है, फ्लक्स पता हो गया, चार्ज यहां से निकाल सकते हैं, q is equal to phi into एप्सिलॉन। 5 की वैल्यू आ गया 1.05 into 8.85 into 10 का पावर -12। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9.25। कितना आ जाएगा? 9.25 into 10 का पावर -12 कूलम आ जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, आप इसे जल्दी से नोट कर लें। अब अगला लेक्चर में हम लोग मिलेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन के साथ।